नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से विभिन्न एग्जामों को मद्देनज़र रखते हुए विभिन्न इंस्टीट्यूट के जो है टेस्ट पेपर सॉल्व करवाते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लोग देखेंगे फॉरम IAS संस्थान का टेस्ट क्रमांक नंबर 1 जो इंडियन पॉलिटी पे आधारित है, जिसके तहत हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट क्रमांक नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है यह समानता और स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करता है। दूसरा कथन है यह उन विचारों पर चर्चा करता है जो राजनीतिक संस्थाओं का आधार बनते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है यह राजनीतिक दलों के प्रदर्शन का अनुमान लगाता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। ये बेसिकली NCERT 11वीं की पॉलिटिकल थ्योरी बुक से लिया गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत जो है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं के अर्थ को स्पष्ट करता है, इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट की बात की जाए तो अगर इसकी जो है इसके सिद्धांत के अनुसार बात की जाए तो राजनीतिक सिद्धांतकार जो है हमारे वर्तमान राजनीतिक अनुभवों पर विचार करते हैं और भविष्य के रुझानों और संभावनाओं को जो है चिन्हित करते हैं या इंगित करते हैं। इसके अलावा जो है तीसरा स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि स्वतंत्रता या समानता वास्तव में उन संस्थानों में किस हद तक मौजूद है जिनमें हम भाग लेते हैं, जैसे कि स्कूल, दुकान, बस या ट्रेन या सरकारी कार्यालय। तो यहाँ पे जो है तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम लोग। तो स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे किसी व्यक्ति के निर्णय लेने पर बाहरी बाधाओं के अभाव के रूप में परिभाषित किया गया है। और दूसरा कथन है यह वह अवस्था है जिसमें लोग अपनी सृजनात्मकता और क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि समाज में स्वतंत्रता को प्रतिबंध क्यों आवश्यक है। समाज में स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों आवश्यक है। तो पहला स्टेटमेंट है कि प्रतिबंध समाज में असहमति और संघर्ष को उत्पन्न होने से रोकते हैं। इसके अलावा प्रतिबंध जो है व्यक्तियों को दूसरों द्वारा जबरदस्ती और विचारों को थोपने से बचाते हैं। इसके अलावा समाज के भय के बिना प्रतिबंध हमेशा व्यक्तियों को अपने हितों को आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कूट का चयन कीजिए। तो यहाँ पे तीसरे में देखते हैं तो केवल ये देखा जाए तो यहाँ पे पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तीसरा इसलिए गलत है कि जो है इस परिभाषा के अनुसार बात की जाए तो किसी व्यक्ति की स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता को सीमित किया करती है, और जो है इसलिए हो सकता है कि वे हमेशा व्यक्तियों को उनके हितों को आगे बढ़ाने के में मदद ना करें। ठीक है। जबकि ऑप्शन में दिया है कि जो है आगे बढ़ाने में, उसके हितों को आगे बढ़ाने में सहायता करता है जो है प्रतिबंध है, लेकिन जो है ऐसा नहीं है जो है, क्योंकि जो है दूसरों को जो है नुकसान पहुंचाने या व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समाज में कुछ बाधाएं जो है आवश्यक हो सकती हैं। आवश्यक बाधाओं के उदाहरणों में ऐसे कानून शामिल हैं जो भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जो है पर्यावरण की रक्षा करना इत्यादि जो है पर्यावरण कानून के तहत प्रतिबंधित होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा।
चौथा नंबर क्वेश्चन है उदारवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है उदारवाद जो है समानता जैसे मूल्यों की तुलना में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि आधुनिक उदारवाद जो है सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने में राज्य की भूमिका को अस्वीकार करता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखा जाए चौथे में देखते हैं तो चौथे में केवल पहला ऑप्शन सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि उदारवाद ने जो है मुक्त बाजार और राज्य के लिए न्यूनतम भूमिका का समर्थन किया, लेकिन वर्तमान उदारवाद जो है कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करता है और सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने के उपायों को स्वीकार करता है। जबकि यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है कि ये जो है ये सामाजिक और आर्थिक जो है असमानताओं को कम करने में राज्य की भूमिका को अस्वीकार करता है। तो इसलिए यहाँ पे ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5वां, भारत में वोट देने और चुने जाने का अधिकार एक क्या है? तो यह जो है एक संवैधानिक अधिकार है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मतदान के अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत जो है मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है नकारात्मक स्वतंत्रता शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो छठे में हम लोग ये पाते हैं कि ए ऑप्शन है, यह व्यक्ति के जीवन में बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वतंत्रता है, इसी को ही नकारात्मक स्वतंत्रता की संज्ञा दी जाती है। इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि स्वतंत्रता का अस्तित्व जो है तब तक कहा जा सकता है जब व्यक्ति पर जो है बाहरी प्रतिबंध अनुपस्थित रहता है। यदि उस पर बाहरी प्रतिबंध आ जाता है तो वह जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता है। बाकी जो है आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक उन लोगों के लिए भी जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उचित ठहराता है जो आज असत्य या भ्रामक प्रतीत होने वाले विचारों का समर्थन करते हैं? पहला है, एक विचार कभी भी पूर्णतः असत्य नहीं हो सकता। दूसरा कथन है, सत्य केवल विरोधी विचारों के संघर्ष से उभरता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि सत्य का विचार व्यक्तिपरक है और समय के साथ जो है बदलता है। चौथा स्टेटमेंट है, विचारों के संघर्ष का हमेशा के लिए सतत मूल्य है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो 7वें में ये देखते हैं कि जो है यहाँ पे जो है चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, समाज में प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, जहां प्राकृतिक असमानताएं विभिन्न क्षमताओं के कारण उभरती हैं, वहीं सामाजिक असमानताएं अवसरों की कमी के कारण उभरती हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, एक ही समाज में रहने वाले व्यक्तियों के बीच प्राकृतिक और सामाजिक अंतर को बदला नहीं जा सकता। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है समाज में प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं के संबंध में। तो यहाँ पे देखा जाए तो 8वें में देखा जाए तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि प्राकृतिक असमानताओं को उन विभिन्न विशेषताओं और क्षमताओं का परिणाम माना जाता है जिनके साथ लोग पैदा होते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि प्राकृतिक अंतरों को बदला नहीं जा सकता। हालांकि यह धारणा पूरी तरीके से सच नहीं है। पूर्व के लिए चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकियों में प्रगति ने कई दिव्यांग लोगों को समाज में प्रभावी ढंग से काम करने में मदद की है। तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, भारत में देखी जाने वाली सामाजिक असमानता के विभिन्न रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, कुछ समूहों में महिलाओं को विरासत के जो है अधिकार से वंचित करना। ठीक है, जो समाज में देखी जा रही है सामाजिक असमानता, उसके बारे में कुछ जो है स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आ गया कि कुछ समूहों में महिलाओं को जो है विरासत के अधिकार से वंचित किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि कुछ प्रकार की गतिविधियों में महिलाओं के भाग लेने पर जो है सामाजिक प्रतिबंध लगाया जाता है।
तीसरा स्टेटमेंट है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं को जो है हतोत्साहित किया जाता है। चौथा स्टेटमेंट है कि संसद में महिला आरक्षण को नकारा जाता है। ठीक है, तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 9वें में, तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, लेकिन चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि अभी जो है हाल ही में देखा गया है तो लोकतांत्रिक समाजों में सामाजिक जो है समानता में आमतौर पर राज्य के सभी सदस्यों को समान नागरिकता जो है प्रदान करना शामिल है। किसी भी कानूनी बाधा को दूर करने के लिए एक राजनीतिक समानता आवश्यक है जो लोगों को सरकार में एक आवाज़ से बाहर कर सकती है, उन्हें उपलब्ध सामाजिक वस्तुओं तक पहुंच से वंचित कर सकती है। इसलिए जो है अभी संसद ने काफ़ी प्रयास किया है कि जो है महिला आरक्षण बिल भी लेके आई, जिसको जो है 2029 के आसपास जो है जब चुनाव होंगे तब जो है इसको इम्प्लीमेंट किए जाने का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो किसके संबंध में विचार करना है तो एक संवैधानिक सरकार वह होती है जो पहला स्टेटमेंट है कि राज्य सत्ता के हित में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जो है प्रभावी प्रतिबंध लगाती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावी प्रतिबंध लगाता है। तो यहाँ पे जो है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 10वें में ये पाते हैं हम लोग कि जो है यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है एक संवैधानिक सरकार वह होती है जिसकी शक्तियों को उसके लोगों के हितों और एक संविधान द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रख रखाव के लिए अनुकूलित किया गया है। ठीक है, यह जो है यूपीएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से आया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां नंबर क्वेश्चन है कि समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि विशेषाधिकारों और असमानताओं की औपचारिक प्रणाली को समाप्त करना असमानता प्राप्त करने की दिशा में प्राथमिक कदम है। दूसरा कथन है जो है समानता के सिद्धांत को साकार करने के लिए कानून की समझ जो है समानता आवश्यक और पर्याप्त है। तीसरा कथन है यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपेक्षित समूहों की शिक्षा और नौकरियों तक समान पहुंच है, भारत ने आरक्षण या आरक्षित सीटों की नीति अपनाई। ठीक है, तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? तो सही के लिए पूछा गया है, तो पहला तो यहाँ पे सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि कानून की समझ जो है समानता आवश्यक है, लेकिन समानता के सिद्धांत को साकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है ये। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में पूछा गया है ये समानता जो है आवश्यक और पर्याप्त है, कानून की समझ जो है यह जो है समानता के सिद्धांत को साकार करने के लिए कानून की समझ समानता आवश्यक और पर्याप्त है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12वां नंबर क्वेश्चन है कि आनुपातिक न्याय के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि आनुपातिक न्याय का सिद्धांत जो है लोगों को उनके प्रयास के पैमाने और गुणवत्ता के अनुपात में पुरस्कृत करने का संकेत देता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जरूरतमंदों को समान अवसर प्रदान करने वाली सरकारी योजनाएं भारत में आनुपातिक न्याय का उदाहरण है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे 12वें में ये हम देखते हैं कि यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि न्यूनतम जीवन स्तर और जरूरतमंदों के लिए समान अवसरों का प्रावधान विशेष आवश्यकताओं की मान्यता के सिद्धांत का हिस्सा है, ना कि आनुपातिक न्याय के सिद्धांत का। ठीक है, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13वां, अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्राकृतिक अधिकार किसी भी संस्कृति के जो है मानदंडों, रीति रिवाजों और विश्वासों पर निर्भर नहीं करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि मानव अधिकार मूल अधिकार और स्वतंत्रता है जो दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। तीसरा स्टेटमेंट है कि कानूनी अधिकार राज्य पर प्राकृतिक और मानव अधिकारों का पालन करने का दायित्व डालते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए 13 में देखते हैं तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है, यानी पहला दूसरा सही है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है कानूनी अधिकार जो है
राज्य पर कुछ प्रकार के तरीकों से कार्य करने का दायित्व तो डालते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक कानूनी जो है अधिकार प्राकृतिक और मानव अधिकारों का पालन करें। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो प्राकृतिक और मानवाधिकारों के विपरीत हो सकते हैं। पहले गुलामी, यातना और नस्ली भेदभाव कानूनी अधिकारों का हिस्सा थे, लेकिन मानवाधिकारों के खिलाफ थे। इसलिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गठबंधन सरकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि भारत में 1967 के चुनाव के बाद केंद्र में पहली बार गठबंधन सरकार बनी। दूसरा स्टेटमेंट है जो है 1989 से 2014 के बीच हुए लोकसभा चुनावों में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं हुआ। तीसरा स्टेटमेंट है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 1996 में पहली बार केंद्र में अल्पसंख्यक दल की सरकार बनाई थी। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। पहले समझ लेते हैं कि गठबंधन सरकार क्या होती है। तो एक गठबंधन तब बनता है जब कई राजनीतिक दल सहयोग करते हैं, साथ में शामिल होकर एक साथ आते हैं, या जो चुनाव से पहले या बाद में दोनों हो सकता है। मतलब कि चुनाव से पहले भी गठबंधन कर सकता है या चुनाव के बाद भी, ठीक है, जो किसी एक राजनीतिक दल के प्रभुत्व या शक्ति को कम करता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे देखा जाए, पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि 1967 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। कितना मिला? 523 सीटों में से 283 सीटें हासिल हुई। हालांकि कांग्रेस पार्टी कुछ वर्षों में विभाजित हो गई और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जो गुट था वो दिसंबर जो है 1969 में लोकसभा में अल्पमत में आ गया। उसी समय 1969 के चुनावों ने जो है राज्य सरकारों में जो है गठबंधन की घटना को चित्रित किया। इसके अलावा जो है कथन दूसरा सही है, ठीक है, कि 1989 के बाद जो है कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी है, ठीक है। 2014 में जो है जब चुनाव हुए तभी जो है तब के जो है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जो है केंद्र में जो है प्रधानमंत्री बने 2014 में अपनी पार्टी के स्पष्ट बहुमत के आधार पे। इसके अलावा जो है तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि जो है इंदिरा गांधी यानी जो है यहाँ पे इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, इंदिरा गांधी ने जो है 1969 में केंद्र में पहली बार जो है अल्पसंख्यक दल की सरकार बनाई, ठीक है। जबकि जो है पहली गठबंधन सरकार जो है मोरारजी देसाई जनता पार्टी द्वारा बनाई गई थी, जो 857 दिनों तक चली थी और भारत में अपना कार्यकाल पूरा करने वाली पहली गठबंधन सरकार थी। जो गठबंधन सरकार जो थी वो 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी, जिन्होंने जो है पहली बार गठबंधन धर्म निभाया और 1999 से 2004 तक जो है उसने अपना कार्यकाल पूर्ण किया। लेकिन तीसरा इसलिए गलत हो गया कि यहाँ पे देखा जाए पहली बार केंद्र में अल्पसंख्यक दल की सरकार जो है इंदिरा गांधी ने बनाई थी, ठीक है, 1969 में, ना कि जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने। इसलिए पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे 15 में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे जो है सी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि जो है अधिकार जो होते हैं वो राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो है 15 का सी ऑप्शन सही है, क्योंकि देखा जाए अधिकार जो है कानूनी और नैतिक अधिकार होते हैं या किसी व्यक्ति के अन्य प्राणियों पर, समाज पर और सरकार पर दावे हैं। एक प्रकार से अधिकार जो होते हैं उनके बारे में ये कहा गया है, ठीक है। विशिष्ट संवैधानिक प्रावधानों के अभाव में संविधान द्वारा गारंटीकृत जो है मौलिक अधिकार मुख्य रूप से राज्य के विरुद्ध जो है प्रवर्तनीय है और अनुच्छेद 12 में
राज्य की परिभाषा एक समावेशी है। अदालतों ने फैसला सुनाया है पूर्व में कि जहां व्यापक या जो है प्रमुख सरकारी नियंत्रण या इसकी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भागीदारी है, ऐसे निकाय, संस्थाएं और संगठन राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं और नागरिकों द्वारा अधिकारों का दावा किया जाता है, क्योंकि राज्य को नागरिकों को समाज द्वारा उत्पीड़न से बचाना होता है। इसलिए राज्य जो है नागरिकों के खिलाफ दावा या मांग नहीं कर सकता, क्योंकि वह व्यक्तियों के अधिकारों को छीनने और उन्हें प्रतिबंधित करता है। इसलिए जो है वह जो है नागरिकों के खिलाफ दावा या मांग नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पे सी स्टेटमेंट सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 है, अधिकारों और राज्य के बीच संबंध के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अधिकारों और राज्य के बीच संबंध के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि विधिक अधिकार राज्य की मनमानी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत में मौलिक अधिकारों को अत्यांतिक बनाकर उन्हें सर्वोच्च संरक्षण प्रदान किया गया है। तो उपर्युक्त निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही है? तो 16 में ये देखा जाए तो केवल पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि भारत में मौलिक अधिकार जो है निरपेक्ष नहीं है, ये योग्य हैं और नागरिकों पर कुछ जो है प्रतिबंध लगाते हैं। जब ये उनका प्रयोग करते हैं, ठीक है, तब जो है उन पर ये जो है कुछ जो है प्रतिबंध लगाते हैं। ये उपयुक्त प्रतिबंधों के अधीन है, जिनमें राज्य सुरक्षा, सार्वजनिक नैतिकता और शालीनता और विदेशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध शामिल हैं, जहां पर ये जो है नागरिकों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रवाद की सीमाओं के रूप में माना जाता है? पहला कथन है, यह राष्ट्र में क्षेत्रीय और भाषाई स्वायत्तता की मांग को बढ़ाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह विश्व शांति को खतरे में डालता है और राष्ट्रों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे 17 में हम लोग देखते हैं नहीं, एक स्टेटमेंट और है, तीसरा नंबर, अति राष्ट्रवाद महाशक्ति बनने की दौड़ में मानवाधिकारों की उपेक्षा कर सकता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे जो है 17 का देखा जाए तो बी ऑप्शन सही है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राष्ट्रवाद एक प्रबल भावना है और राष्ट्रवाद के आह्वान पर लोग धर्म, भाषा, क्षेत्र या भूगोल और नस्ल में अपने भेद को या भेदभाव को भूल जाते हैं। इसलिए आमतौर पर राष्ट्रवाद के साथ क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग कम हो जाती है। उदाहरण के लिए हम लोग मान लेते हैं कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ के आने से पहले कई मतभेद थे। उनकी गौड़ भावनाओं के बावजूद अफगान लोगों ने इस स्थिति में राष्ट्रवाद के महत्व को साबित करते हुए एक ठोस और एकजुट शक्ति के साथ अपनी प्रतिक्रिया दी। ठीक है, बाकी जो है यहाँ पे दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है। दूसरा इसलिए सही है कि राष्ट्रवाद से जो है विश्व की सभ्यता और शांति को खतरा है और छोटे स्वतंत्र राष्ट्र बड़े और शक्तिशाली देशों के बीच संघर्ष और प्रतिद्वंदिता को भड़का सकते हैं। और इस परिच्छेद में जो है उदाहरणों में समझा जाए, कश्मीर इसका उदाहरण है। और जो है तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे तीसरे स्टेटमेंट के लिए बात की जाए तो जो है दुनिया भर में राष्ट्रवाद की प्रबल भावना के साथ जो है मानवाधिकारों की अवहेलना की जाती है। जैसे इजराइल में राष्ट्रवाद के नाम पर हजारों लोगों को मार डाला गया। इसके अलावा जो है देखा जाए तो नेल्सन मंडेला के सत्ता में आने से पूर्व जो है दक्षिण अफ्रीका में नस्ली राष्ट्रवाद के खिलाफ इसी तरीके के बलिदान जो है दिए गए थे। तो यहाँ पे जो है दूसरा तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, नागरिकता और शरणार्थियों की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सार्वभौम नागरिकता का आग्रह है कि समुदाय के प्रत्येक सदस्य को नागरिकता दी जानी चाहिए। दूसरा कथन है कि वैश्विक नागरिकता व्यक्तियों को बहुविधिक, स्थानीय और गैर स्थानीय नेटवर्क के सदस्य के रूप में समर्थन करती है। तो तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत ने 1991 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो सभी शरणार्थियों के अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करता है। तो उपर्युक्त निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पे 18 में देखा जाए तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, पहला दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, जबकि जो है तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है,
ठीक है, क्योंकि जो है भारत ने 1991 के शरणार्थी सम्मेलन और इसके 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर ही नहीं किए हैं, तो इसलिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राज्य की नीति का विशेष रूप से धार्मिक तर्काधार नहीं हो सकता। दूसरा स्टेटमेंट है कि राज्य धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता दे सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि पश्चिमी मॉडल में समुदाय आधारित अधिकारों की अधिक गुंजाइश नहीं है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 19 में ये देखा जाए तो यहाँ पे पहला तीसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल में जो है राज्य किसी भी धार्मिक संस्था की सहायता नहीं कर सकता। यह धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता भी नहीं दे सकता। ठीक है, ये धार्मिक समुदायों की गतिविधियों में बाधा भी नहीं डाल सकता। उदाहरण के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि यदि कोई विशेष धर्म अपने सदस्यों को अपने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से मना करता है, तो राज्य के पास मामले को वहीं रहने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। तो भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त कथन को सही और उचित रूप से लागू करता है? तो भारत का संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त कथन जो है सही और उचित रूप से लागू करता है? तो यहाँ पे देखा जाए 20 में तो सी ऑप्शन है, अनुच्छेद 21 और भाग 3 में गारंटीकृत जो है स्वतंत्रताएं सम्मिलित है। ठीक है, तो ये इसको चिन्हित करता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके तहत देखा जाए तो न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी जो अब सेवानिवृत्त हैं, उनके बनाम जो है अन्य भारत राज्य संघ के बीच एक केस हुआ, जिसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। और सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने घोषणा की कि निजता का अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 के तहत जो है संरक्षित एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तीसरा स्टेटमेंट सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, स्वतंत्र भारत में प्रिवी पर्स की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, प्रिवी पर्स पूर्व रियासतों के शासकों और उनके उत्तराधिकारियों को प्रदान की जाने वाली कर मुक्त राशि थी। दूसरा कथन है, इस व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट है कि संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा इसे 1951 में समाप्त कर दिया गया। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 21 में देखा जाए, 21 में क्या है? 21 में सही है सी ऑप्शन, पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। ठीक है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि 1971 के 26वें संशोधन द्वारा उनके सभी विशेषाधिकार और भत्ते समाप्त किए गए, ना कि 1951 में। हालांकि इसे एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ही क्रियान्वित किया जा सका। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, 1952 में स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस कार्यालय या संस्था के लिए एक साथ चुनाव हुए थे? पहला लोकसभा, दूसरा भारत के राष्ट्रपति, तीसरा राज्य विधानसभाएं, चौथा राज्यसभा, पांचवा उपाध्यक्ष। तो निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे 22 में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, पहला और तीसरा यहाँ पे सही है, पहला लोकसभा और दूसरा राज्य विधानसभाएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए 1952 से 1967 तक जो है भारत में एक साथ राष्ट्रीय और राज्य के चुनाव हुए। तो देखा जाए तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर किए गए और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। और उस समय देश में एक अंतरिम सरकार का शासन था और इस समय जो है पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को स्थापित करना आवश्यक हो गया था। और भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई, और जिसके जो है पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने सुकुमार सेन। ठीक है, इसके अलावा जो है पहला स्टेटमेंट इसलिए सही है कि स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव जो है
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुए थे। ठीक है, जबकि जो है दूसरा, चौथा, पांचवा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा जैसे अन्य सभी संस्थान या कार्यालय लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद आए और 1952 में जो है राज्यसभा के साथ साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के भी चुनाव हुए, लेकिन वे लोकसभा और विधानसभा के साथ नहीं हुए थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, रियासतों के एकीकरण के दौरान मणिपुर में हुई घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मणिपुर जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला हिस्सा था। दूसरा कथन है, मणिपुर के सभी राजनीतिक दलों ने भारत में मणिपुर के विलय का समर्थन किया। तीसरा कथन है, मणिपुर की जनता द्वारा निर्वाचित विधानसभा के परामर्श से मणिपुर के महाराजा द्वारा विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन यहाँ पे गलत है? तो गलत के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे दूसरा, तीसरा ऑप्शन गलत है, जबकि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही था। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि जो है मणिपुर की विधानसभा में मणिपुर के भारत में विलय के प्रश्न पर तीखे मतभेद उभर कर आए और प्रदेश कांग्रेस जहां विलय चाहती थी, वहीं अन्य राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे थे। तो देखा जाए तो स्वतंत्रता के कुछ दिन पहले मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ इस आश्वासन पर हस्ताक्षर किए थे कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता को बनाए रखा जाएगा, और जनमत के दबाव में महाराजा ने जून 1948 में मणिपुर में चुनाव कराया और राज्य एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया, और इस प्रकार मणिपुर जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला हिस्सा बना। इसके अलावा देखा जाए तो तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि मणिपुर की जनता द्वारा निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बिना भारत सरकार सितंबर 1949 में विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए महाराजा पर दबाव बनाने में सफल रही। इससे मणिपुर में भयानक विक्षोभ जो है पैदा हुआ, जिसके नतीजे अभी भी महसूस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्य पुनर्गठन के लिए योजना का सुझाव देते समय निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार किया? पहला है देश की एकता और सुरक्षा का संरक्षण व सशक्तिकरण। दूसरा है भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता। तीसरा है वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक विचार। चौथा है समग्र रूप से लोगों और राष्ट्र के कल्याण की योजना पर जो है योजना और प्रचार। तो निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ तक राज्य पुनर्गठन आयोग की बात रही तो ये फजल अली आयोग के आधार पर सितंबर 1955 में जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, और राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार के रूप में जो है कुछ व्यापक रूप से जो है स्वीकारताएं थी जिनको स्वीकार किया गया, और इसके जो है 4 जो है प्रमुख कारक थे जिनकी पहचान की गई और इन पे विचार किया गया, जिनको जो है प्रश्न में संकलित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सा भेदभाव के रूप में अस्पृश्यता के खिलाफ सुरक्षा को शामिल करता है? ठीक है, तो यहाँ पे 25 में ये देखते हैं डी ऑप्शन समानता का अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक नागरिकों को धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य द्वारा किसी भी तरह के भेदभाव से बचाता है, और यह कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत जो है अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया जाता है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास जो है प्रतिबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है कि जो है बांडुंग सम्मेलन निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो यह सम्मेलन जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नैम की स्थापना से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली जो है वो वर्साय शांति संधि के भाग जो है 13 द्वारा 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बनाया गया, और यह 19वीं शताब्दी के श्रम और सामाजिक आंदोलनों से उत्पन्न हुआ था, जो दुनिया के कामकाजी लोगों के लिए सामाजिक न्याय और उच्च जीवन स्तर की व्यापक मांगों में जो है संदर्भित था।
ठीक है। लेकिन 1946 में जो है राष्ट्रसंघ, जिसे लीग ऑफ नेशन के पतन के बाद ILO संयुक्त राष्ट्र से जुड़ने वाली पहली विशेष एजेंसी बनी, जिसके तहत देखा जाए तो यहाँ पे जो है बांडुंग सम्मेलन के बाद में जो है गुट निरपेक्ष प्रस्ताव की स्थापना की गई और नैम का पहला शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में जो है बेलग्रेड में आयोजित किया गया था और नेहरू नैम के सह संस्थापक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है कि 1962 में चीनी आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है साल्टोरो रिज और सियाचिन ग्लेशियर विवाद के प्रमुख बिंदु थे जो 1962 के युद्ध के कारण बने। दूसरा कथन है सोवियत संघ ने भारत को न्यायपूर्ण बताते हुए भारत की समर्थन की घोषणा की। 1962 के युद्ध के बहाने पहली बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, जबकि जो है पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि चीन जो है भारत के क्षेत्र के भीतर दो क्षेत्रों पर दावा कर रहा था उस समय। कहाँ पर? लद्दाख में अक्षाई चीन क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश राज्य का अधिकांश हिस्सा, जिसे तब जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। तो यहाँ पे जो है ये दो स्थान दे रखे हैं, ये गलत है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा इसलिए गलत है कि सोवियत संघ जो है संघर्ष के दौरान जो है अपनी भूमिका को एकदम तटस्थ किए हुए था। इसने जो है राष्ट्रीय अपमान की भावना को प्रेरित किया, साथ ही साथ राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया और जो है संकट से निपटने के लिए भारत को सैन्य सहायता के लिए अमेरिकियों और अंग्रेजों से संपर्क करना पड़ा। उस समय जो है रसिया से कोई ऐसी विशेष सहायता भारत को प्राप्त नहीं हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है 1975 में भारत में घोषित आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार था कि अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक गड़बड़ी के बहाने राज्य आपातकाल घोषित किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए नागरिकों के न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित कर दिया था। तीसरा स्टेटमेंट है कि आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान का 44वां संशोधन पारित किया गया था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो बी ऑप्शन सही है, पहला दूसरा सही है। ठीक है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि आपातकाल के दौरान जो है 42वां संशोधन पारित किया गया था, ना कि 44वां। और जबकि संविधान 44वां संशोधन जो है 1978 में यानी आपातकाल के बाद और जनता पार्टी सरकार के समय पारित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 29। 1975 में घोषित आपातकाल के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि आपातकाल के बाद के युग में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि आज़ादी के बाद जो है पहली बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई। तीसरा स्टेटमेंट है कि आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाइयों की जांच करने के लिए 1977 में सरकार द्वारा सहायक आयोग नियुक्त किया गया था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे 29 में हम लोग ये पाते हैं कि यहाँ पे दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है जनवरी 1977 में आपातकाल के 18 महीने के बाद सरकार ने चुनाव कराने का फैसला किया। इसके पश्चात जो है सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया गया और मार्च 1977 में चुनाव हुए। इसने जो है विपक्ष को तैयारी के लिए बहुत ही कम समय दिया और लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से परिवर्तित हुए और प्रमुख विपक्षी दल पहले से ही आपातकाल के पूर्व की अवधि में करीब आ गए थे और अब हुए चुनाव के पहले जो है और करीब आए और एक नई पार्टी बनाई गई जिसे जनता पार्टी के नाम से जाना गया और नई पार्टी ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व को स्वीकार किया और आपातकाल के विरोधी कांग्रेस के कुछ नेता भी इस पार्टी में शामिल हो गए। और यहाँ पे जो है आपातकाल के बाद जो है जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी की लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई और कांग्रेस पार्टी जो है लोकसभा में केवल 154 सीटें ही जीतने में सफल हुई और जो है इसके अलावा जो है जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने लोकसभा की
542 सीटों में 303 सीटें जीती और जनता पार्टी ने खुद 295 सीटें जीती और इस तरीके से स्पष्ट बहुमत जो है हासिल किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है। तो इसमें जो है देखा जाए तो सही जवाब है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो है निहित है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, भारत के संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी शामिल है। ठीक है, इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, ताड़ी विरोधी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में शुरू किया गया था। दूसरा कथन है आंदोलन के दौरान महिलाएं ताड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए एकत्रित हुई। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये जो है ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है कब हुआ था, 1992 में नेल्लोर जिले में शुरू हुआ था और जल्दी ही आंध्र प्रदेश राज्य के अन्य हिस्सों में फैल गया। जिले की गरीब ग्रामीण महिलाओं ने आंदोलन को शुरू किया और शराब के खिलाफ लड़ाई जल्द ही एक पूर्ण महिला आंदोलन में बदल गई और आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोधी आंदोलन साक्षरता की पहल के रूप में पूरे आंध्र प्रदेश में उभरा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय किसान यूनियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारतीय किसान यूनियन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के किसानों का एक संगठन था। इसकी स्थापना जो है पंजाब खेतीबाड़ी संघ के चौधरी चरण सिंह द्वारा की गई थी। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे पहला कथन यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना जो है महेंद्र सिंह टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन की स्थापना की और 1987 में शामली, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में किसानों के बिजली के बिलों को माफ़ करने के लिए एक अभियान आयोजित करने के बाद उन्हें व्यापक रूप से पहचान मिली, जो इसके संस्थापक थे महेंद्र सिंह टिकैत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में पर्यावरण आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि चिपको आंदोलन ने पेड़ों की सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को भी उठाया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि केरल में बांध के निर्माण के खिलाफ साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। यहाँ पे देखा जाए तो सी स्टेटमेंट सही है, कि दोनों कथन यहाँ पे सही है। चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड में तब शुरू हुआ जब विभाग ने ग्रामीणों को कृषि उपकरण बनाने के लिए जो है एक ऐस नामक वृक्ष होता था उसको काटने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। ठीक है, आंदोलन में भूमिहीन वन श्रमिकों के आर्थिक मुद्दों को भी इसके तहत उठाया गया और न्यूनतम मजदूरी की भी गारंटी की मांग की गई। ठीक है, इसके अलावा जो है केरल में साइलेंट वैली आंदोलन भी शुरू किया गया। ठीक है, और ये जो है साइलेंट वैली से होकर गुजरने वाली कुंथी पूजा नदी पर एक जो है पनबिजली परियोजना द्वारा जो है आंध्र सदाबहार जंगल को नष्ट होने से बचाने के लिए केरल में साइलेंट वैली आंदोलन शुरू किया गया था। कब किया गया था, 1981 में जो है देखा जाए तो जनवरी 1981 में जनता के अविश्वसनीय दबाव के आगे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो है झुक गई और उन्होंने घोषणा की कि साइलेंट वैली की रक्षा की जाएगी और नवंबर 1983 में साइलेंट वैली जल विद्युत परियोजना को बंद कर दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, स्वतंत्रता के बाद के भारत में क्षेत्रवाद को निम्न में से किन मांगों के साथ जोड़ा जा सकता है। पहला राजनीतिक स्वायत्तता, दूसरा धार्मिक पहचान, तीसरा सांस्कृतिक आकांक्षाएं। तो निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, इसलिए यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, लेकिन अन्य भागों से स्वतंत्र रूप से कोई कानूनी प्रभाव नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि जो है सर्वोच्च न्यायालय ने देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो है
बेरूबरी संघ मामले जो 1960 में हुआ, उसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। और इसने आगे कहा कि यदि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कोई इस शब्द जो है अस्पष्ट है या उसके एक से अधिक अर्थ हैं, तो प्रस्तावना को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बाद में केशवानंद भारती वाद पहुंचा 1973 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत भी इसमें संशोधन किया जा सकता है। अतः प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। यह क्वेश्चन जो है बेसिकली यूपीएससी 2020 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है राजनीतिक दर्शन में हानि सिद्धांत का सबसे उपर्युक्त वर्णन करता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। लोगों को जो कुछ भी वे चाहते हैं करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, जब तक कि यह दूसरों को प्रभावित ना करे या नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। नारीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि नारीवाद एक राजनीतिक सिद्धांत है जो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों की वकालत करता है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि नारीवादी समानता को बढ़ावा देने के लिए लैंगिक और लिंग के मध्य भेद करती है। ठीक है। नारीवादियों के अनुसार समाज में लैंगिक असमानता प्राकृतिक और मानव जनित दोनों हो सकती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? यहाँ पे 37 में हम लोग ये देखते हैं कि जो है पहला दूसरा और जो है पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जबकि तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि नारीवादी नारीवादी वे पुरुष और महिलाएं हैं जो मानते हैं कि पुरुषों और महिलाओं के मध्य समाज में हम जो कई असमानताएं देखते हैं, ठीक है, असमानताएं देखते हैं, वे ना तो स्वाभाविक है ना ही आवश्यक है और इन्हें बदला जा सकता है ताकि महिला और पुरुष दोनों स्वतंत्र और समान जीवन जी सकें। और नारीवादियों के अनुसार जो है समाज में पुरुष और महिलाओं के मध्य असमानता पितृसत्ता का परिणाम है। इसलिए यहाँ पे जो है तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, जबकि पहला दूसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन से युग्म जो है सही सम्मिलित है? एक तरफ अधिकार है, दूसरी तरफ उनके उदाहरण है। तो राजनीतिक अधिकारों की बात की जाए तो राजनीतिक अधिकारों में देखा जाए तो सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध करने का अधिकार ही राजनीतिक अधिकार है। तो पहला मिलान सही है। आर्थिक अधिकार के बारे में बात की जाए तो एक आवश्यकता के रूप में आवास तक पहुंच भी आर्थिक अधिकार है। ठीक है। अगला है सांस्कृतिक अधिकार। भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत संस्थाओं की स्थापना का अधिकार जो है एक सांस्कृतिक अधिकार है। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो इस प्रकार यहाँ पे तीनों ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे, तीनों के ही मिलान सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सिक्किम के अंगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि आज़ादी के समय सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह पूर्ण संप्रभु राज्य था। दूसरा स्टेटमेंट है यह 36वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। तीसरा स्टेटमेंट है कि प्रारंभ में इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्वीकार किया गया और बाद में 1990 में यह पूर्ण राज्य बना। तो उपर्युक्त निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, जबकि पहला और जो है तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि स्वतंत्रता के समय सिक्किम भारत का जो है संरक्षित राज्य था। ठीक है। इसका अभिप्राय यह था कि जब यह भारत का हिस्सा नहीं था तो यह पूरी तरीके से संप्रभु राष्ट्र भी नहीं था। सिक्किम की रक्षा और विदेशी संबंधों की जिम्मेदारी भारत की थी, जबकि आंतरिक प्रशासन का अधिकार सिक्किम के जो है चोंग्याल एक सम्राट थे, उनके पास ये अधिकार था। इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट तो सही है यहाँ पे। ठीक है। ये जो है सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना और इसके तहत जो है उस समय जो है 15 मई 1975 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 36वें संविधान संशोधन को स्वीकृति दी और इसी दिन जो है भारत का 42वां राज्य बना सिक्किम। और चोंग्याल की जो स्थिति थी सिक्किम में, उसको समाप्त कर दिया गया और उसका प्रभाव भी समाप्त हो गया। और तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि 9 अप्रैल
1975 को सिक्किम जो है सिक्किम के संदर्भ में संसद ने घोषणा की कि राजा को अपने पद से हटा दिया गया है और एक जनमत संग्रह के माध्यम से सिक्किम को भारत का हिस्सा घोषित कर दिया गया है और भारतीय संसद ने अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया और सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बन गया। यह कभी केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। 1960 के दशक में भारत के खाद्य संकट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सरकार ने 1950 और 1960 के दशक में कृषि विकास पर जो है औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी। और दूसरा स्टेटमेंट है कि 1960 के दशक के दौरान भारत ने किसी भी बाह्य खाद्य सहायता को स्वीकार नहीं किया। तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत ने हरित क्रांति के विचार के जो है कार्यान्वयन के जरिए खाद्य संकट का समाधान किया। तो नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे जो है पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि 1960 के दशक में भारत जो है अमेरिकी खाद्य सहायता पर बहुत अधिक निर्भर था। ठीक है, और 1964-65 के अपार मानसून वर्ष में भी खाद्य सहायता कुल 7 मिलियन टन थी, जो घरेलू उत्पाद के 10वें हिस्से से अधिक थी। फिर भारत 1965 और 66 में दोहरे सूखे की चपेट में आ गया और अनाज का उत्पादन जो है 20% तक घट गया। तो इसलिए यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत था। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। भारत में द्रविड़ आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि द्रविड़ जो है कंजंगम ईवी राजा रामासामी पेरियार के नेतृत्व में द्रविड़ आंदोलन से उभरी। दूसरा स्टेटमेंट है कि यद्यपि प्रारंभ में यह आंदोलन तमिलनाडु तक ही सीमित था, लेकिन बाद में यह पूरे दक्षिण भारत में फैल गया। तीसरा स्टेटमेंट है कि द्रविड़ आंदोलन ने विद्यालयी पाठ्यक्रम में तमिल सांस्कृतिक इतिहास को अधिक महत्व देने की मांग की। तो यहाँ पे देखा जाए तो सी स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा सही है, जबकि जो है दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है प्रारंभ में द्रविड़ आंदोलन ने पूरे दक्षिण भारत के संदर्भ में विचार प्रस्तुत किए। हालांकि अन्य राज्यों के समर्थन की कमी ने आंदोलन को तमिलनाडु तक ही सीमित कर दिया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। 42 नंबर क्वेश्चन है नागरिकता की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि नागरिकता का एक उद्देश्य लोगों को उनकी नस्ल, धर्म और संस्कृति के आधार पर पृथक करना है। दूसरा कथन है कि नागरिकता किसी विशेष राष्ट्र में नागरिक से नागरिक संबंधों के बारे में भी है। तीसरा स्टेटमेंट है कि नागरिकता किसी राष्ट्र की पूर्ण और समान सदस्यता को संदर्भित करती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 42 में देखा जाए तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि नागरिकता जो है लोगों को विभिन्न संस्कृति, धर्म और जातीयता के साथ जोड़ती है और लोगों को ये पृथक नहीं करती है। इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। आनंदपुर साहिब संकल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को 1973 में शिरोमणि अकाली दल कार्य समिति द्वारा अपनाया गया। दूसरा कथन है कि आनंदपुर साहिब संकल्प ने क्षेत्रीय स्वायत्तता की घोषणा की और भारत में केंद्र राज्य संबंधों को फिर से परिभाषित करने की मांग की। तीसरा कथन है कि सिख जनसमूह के मध्य जो है आनंदपुर साहिब संकल्प के पक्ष में भारी जो है समर्थन था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 43 का सही जवाब है ए ऑप्शन, पहला दूसरा यहाँ पे सही है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि 1973 में का आनंदपुर साहिब संकल्प जो है सिख जन समूह का समर्थन हासिल करने में विफल रहा, ना कि जो है समर्थन हासिल कर पाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन से कथन राष्ट्र राज्य के गठन का आधार हो सकते हैं? पहला है सामूहिक पहचान में लोगों को साझा जो है विश्वास। दूसरा है लोग निरंतर ऐतिहासिक पहचान की भावना का प्रतीक है। तीसरा है किसी विशेष क्षेत्र में एक साथ रहने से लोग अपनी पहचान बनाते हैं। चौथा है लोगों के पास राज्य जिसे वे जो है बनाना चाहते हैं का एक साझा दृष्टिकोण है। तो यहाँ पे राष्ट्र राज्य के गठन के आधार कौन से हो सकते हैं? 4 विकल्प दे रखे हैं, तो यहाँ पे देखा जाए चारों विकल्प यहाँ पे सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जहां मार्क्सवाद संपत्ति पर सार्वजनिक
नियंत्रण में विश्वास करता है, वहीं उदारवाद जो है प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत को महत्व देता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि उदारवादी मानते हैं कि राजनीतिक और आर्थिक असमानता आपस में जुड़ी हुई है, जबकि मार्क्सवादी ऐसे किसी संबंध के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों एक राज्यविहीन समाज की वकालत करते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है 45 में ये देखते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि दूसरा यहाँ पे गलत है। क्योंकि जो है मार्क्सवादी और समाजवादी महसूस करते हैं कि आर्थिक असमानता सामाजिक असमानता के अन्य रूपों जैसे कि पद या विशेषाधिकार के अंतर को समर्थन प्रदान करती है, ठीक है। और जबकि समाजवादियों के विपरीत जो है उदारवादी यह नहीं मानते कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं आवश्यक रूप से जुड़ी हुई हैं। इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। भारत के संविधान के अंतर्गत नागरिकों के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे देखा जाए 46 में, तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है कि क्योंकि अधिकारों की पूर्ति कर्तव्यों की पूर्ति पर निर्भर करती है, ये जो है गलत है, ठीक है। क्योंकि जो है अधिकारों की पूर्ति कर्तव्यों की पूर्ति पर निर्भर करती ही नहीं है, क्योंकि अधिकार व्यक्तियों के कल्याण, सम्मान और गरिमा के लिए आवश्यक है, जबकि अधिकार जैसे आजीविका का अधिकार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और यह सभी मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण है जो समाज में रहते हैं और उन्हें प्रकृति में सार्वभौमिकता के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संविधान के संदर्भ में आप निम्नलिखित में से किस कथन को उचित निर्बंध यानी रेस्ट्रिक्शन के लिए सबसे उपयुक्त मानते हैं? तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही है, किसी व्यक्ति के अधिकारों पर आरोपित की गई सीमाएं जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के लिए सबसे उपयुक्त कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ अवधारणाएं हैं, दूसरी तरफ उनके उदाहरण हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो 48 में, तो यहाँ पे जो है अवसर की समानता के सामने दे रखा है, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार देना जो है अवसर की समानता है, जबकि जो है यहाँ पे सही के लिए पूछा गया था, तो बी ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्योंकि जो है उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं भारत में कई लोगों को सुविधाओं की कमी और समाज में प्रचलित रीति रिवाजों दोनों के कारण समान अवसरों की कमी का सामना करना पड़ता है, जैसे कि महिलाओं के कुछ समूहों में पैतृक संपत्ति के समान अधिकार प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही जवाब है, जबकि पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। भारत में जाति विरोधी राजनीति में दलित पैंथर्स की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि दलित पैंथर्स महाराष्ट्र में दलित युवकों का एक जुझारू संगठन है। दूसरा कथन है कि दलित पैंथर्स का प्रमुख वैचारिक एजेंडा जो है जाति व्यवस्था को समाप्त करना था। तीसरा स्टेटमेंट है कि दलित पैंथर्स ने दलित अधिकारों के दावे के लिए जन आंदोलन का सहारा लिया। तो यहाँ पे 49 में देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब भारत में 1970 के दशक की शुरुआत में पहली पीढ़ी के दलित स्नातकों, विशेष रूप से शहरी बस्तियों में रहने वाले लोगों ने विभिन्न मंचों से खुद को मुखर करना शुरू कर दिया और दलित पैंथर्स दलित युवकों का एक उग्रवादी संगठन था। यह 1972 में महाराष्ट्र में गठित किया गया था, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। पहला कथन है कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति, दूसरा है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला, तीसरा है आर्थिक सुधार जो जिन्हें एलपीजी सुधारों के नाम से जाना जाता है, चौथा है वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार। तो उपरोक्त घटनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही काल क्रम है? तो यहाँ पे देखा जाए तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है कब किया गया? 1979 में। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला कब आया? ठीक है, ये मामला आया 1992 में। और आर्थिक सुधार के लिए एलपीजी जो मुहिम थी ये नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तब आया, तो 1991 में। इसके बाद आया वीपी सिंह के साथ राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार 1989 में बनी। तो इस प्रकार से यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही जो है ये टेस्ट पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।